ये कहानी चक नोलैंड के जीवन पर आधारित एक सच्ची कहानी है कि किस तरह वो एक आइलैंड पर 4 सालों तक फंसे रहे और कैसे वो उस आइलैंड से बाहर निकले। जब वो उस आइलैंड से 4 साल बाद बाहर निकले तो उसकी दुनिया किस प्रकार बदल चुकी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में फेडेक्स कुरियर के इंटरनेशनल मैनेजर को दिखाया जाता है जिसका नाम चक नोलैंड है, जो कि अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और उस पर जुनून सवार होता है कि हर एक पैकेट, हर एक कुरियर उसके मालिक तक तय की गई समय सीमा में ही पहुंचे। इसीलिए वो अलग अलग कंट्री विजिट करते हैं जहां पर फेडेक्स कुरियर कंपनी के ऑफिस हैं और वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं समय की वैल्यू बताकर। और हम देखते हैं कि चक एक कैली नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है। कैली भी चक को बहुत प्यार करती है और ये बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में है और ये दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन चक अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है और वो फेडेक्स कुरियर के कार्य हेतु देश विदेश घूमता रहता है। इसी वजह से इन दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई। अब क्रिसमस आने वाला है लेकिन चक को मलेशिया जाना है क्योंकि फेडेक्स कुरियर कंपनी को वहाँ पर बहुत जरूरी काम है। चक कहता है कि मैं न्यू ईयर ईव तक यहाँ पर पहुँच जाऊंगा, चाहे मुझे कैसे भी आना पड़े। कैली बोलती है कि क्रिसमस का क्या, लेकिन चक कैली को किसी तरह से मना लेता है और कैली भी मान जाती है। और अब जब चक मलेशिया जा रहा है तो कैली उसको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने आती है, जहां पर चक कैली को क्रिसमस का गिफ्ट देता है और कैली भी उसको गिफ्ट देती है जिसके अंदर एक घड़ी होती है और उस घड़ी में कैली की फोटो लगी है। कैली बताती है कि ये हमारी पुश्तैनी घड़ी है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने तुमको ये दी है। और अब चक मलेशिया के लिए निकल जाता है और हमें पता चलता है कि ये प्लेन फेडेक्स कुरियर कंपनी का एक प्राइवेट प्लेन है जो कि इंटरनेशनल पार्सल डिलीवरी में काम आता है। और इस प्लेन में सिर्फ 5 लोग हैं, जिसमें से 2 पायलट हैं, 2 पायलट्स के सहायक हैं और एक चक है। और जब इनका प्लेन मलेशिया की तरफ बढ़ रहा होता है पैसिफिक ओशन के ऊपर से, जहां पर एक तूफान आया होता है जिसकी वजह से इनका प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है और इन 5 में से सिर्फ एक ही इंसान बचता है, वो है अपना चक। जिसके बाद चक एक इमरजेंसी बोट पर चढ़ जाता है और तूफानी लहरों की वजह से वो आगे चला जाता है। और जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक टापू पर पाता है जो कि पूरी तरह से वीरान है। और अब यहाँ पर इस मूवी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है और ये फिल्म आज तक की फिल्म हिस्ट्री में सबसे ग्रेट परफॉर्मेंस में शामिल है। और अब जब चक की आंखें खुलती है तो वो अपने चारों तरफ देखता है। यहाँ पर नारियल के पेड़ है, पहाड़ है, समुद्र है, पर यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। और वो जोर जोर से चिल्लाते हैं कि कोई है यहाँ पर इसका कोई फायदा नहीं। जिसके बाद चक बड़े बड़े अक्षरों में मिट्टी पर हेल्प लिख देता है ताकि अगर इस टापू के ऊपर से कोई भी प्लेन जाए तो उसकी नज़र इस पर पड़ जाए। और अब रात हो जाती है, जिसके बाद उसको काफी डर लग रहा होता है कि कहीं कोई जंगली जानवर आकर उसको खा ना जाए। और अब जैसे तैसे उसकी आंख लग जाती है और जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि उसने रेत पर जो बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा था वो पानी की वजह से मिट गया है। और इसके बाद वो लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े इकट्ठा करने लगता है क्योंकि इस टापू पर लकड़ियों की कोई कमी नहीं है। और उन लकड़ियों की मदद से वो बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखता है क्योंकि वो जानता है कि कुछ लोग उसको ढूंढने जरूर आएंगे और जब वो लोग आए तो उन्हें पता चल जाए कि इस टापू पर कोई है जिसको हेल्प की जरूरत है। और अब प्लेन क्रैश की वजह से फेडेक्स कुरियर कंपनी के कुछ पैकेट बहकर किनारे तक आ जाते हैं, लेकिन उन पैकेटों में कुछ भी काम का नहीं होता। और तभी चक को जंगल में से कुछ आहट सुनाई देती है। चक को लगता है कि कोई है यहाँ पर, जिसके बाद वो चिल्लाने लगता है, क्या कोई है, हेलो, क्या कोई है? पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है और तभी वैसी ही आवाज फिर से आती है और वो जाकर चेक करता है तो देखता है कि ये आवाज पेड़ से नारियल गिरने की वजह से हो रही थी। और अब चक को पानी की जरूरत है तो उसके पास पानी पीने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है नारियल का पानी। और वो बहुत सारे कच्चे नारियल इकट्ठे कर लेता है, जिसके बाद वो उनको फोड़ने की कोशिश करता है। और ये सीन इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन में से एक है, जब वो नारियल को फोड़ने की कोशिश करता है। वो नारियल को पत्थर पर फेंक कर भी मारता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो नारियल को एक पत्थर पर रखकर दूसरे एक और पत्थर की मदद से उस नारियल को फोड़ने की कोशिश करता है, परंतु वो पत्थर टूट जाता है और वो बिल्कुल हताश हो जाता है। तभी वो देखता है कि जिस पत्थर से वो नारियल को फोड़ रहा था, जो टूट गया था, उसका एक हिस्सा आगे से नुकीला हो गया है और उस पत्थर की मदद से वो उस नारियल की छाल उतारने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद उसको अंदर नारियल मिलता है, लेकिन उसके पास कोई औजार ना होने की वजह से जिससे कि वो उसमें छेद कर सके, वो उसको पत्थर पर देकर मारता है
और वो फट जाता है, जिसका सारा पानी वेस्ट हो जाता है। और ये देखकर चक बिल्कुल हताश हो जाता है। और इसके बाद वो फिर से एक और नारियल की छाल उतारता है और अब की बार वो उस नारियल में एक पत्थर से सुराख करता है और उससे पानी पीता है। और अब चक नारियल से पानी पीना सीख जाता है और उसके पास अब पीने के लिए पानी है। अब चक को यहाँ पर 2-3 दिन हो चुके हैं और उसके पास पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं होते और नंगे पैर घूमने की वजह से यहाँ पर जो पत्थर होते हैं वो उसके पैरों में चुभते हैं, जिससे उसको बहुत तकलीफ होती है और उसके पैरों में खून भी निकल रहा है। और अब चक अपनी पैंट को आधी फाड़ देता है और अपने पैरों पर लपेट देता है, क्योंकि चक को दूर कहीं एक ऊंची सी पहाड़ी दिख रही होती है और वो उस पहाड़ी पर चढ़कर यहाँ का जायजा लेना चाहता है। और जब वो चोटी पर चढ़ता है तो वो देखता है कि उसके सामने है एक अथाह समुद्र। तभी उसकी नज़र एक चीज पर पड़ती है और वो ऊपर से दौड़ता हुआ नीचे आता है। और जब वो उस चीज के पास जाता है तो देखता है कि वो उसी के प्लेन के एक मेंबर की डेड बॉडी है। ये देखकर चक को बहुत ज्यादा दुख होता है, जिसके बाद वो उसको दफनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। और दफनाने से पहले चक उसके जूते और उसके पास जो टॉर्च होती है उसको अपने लिए रख लेता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ ये 2 ही चीजें होती है जो चक के काम आ सकती थी। और अब चक को यहाँ पर काफी दिन हो चुके हैं, उसने यहाँ पर जीने सीख लिया है। उसने सीख लिया है कि ओस का पानी जो पत्तों पर जमा होता है उसे नारियल के अंदर कैसे डालना है। और अब वो धीरे धीरे मछलियां पकड़ना भी सीख रहा है। वो एक लकड़ी को आगे से नुकीला करके उससे मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस काम में वो नाकामयाब रहता है। उसके खाने के लिए यहाँ पर केकड़े हैं, परंतु वो उनको कच्चा नहीं खा सकता। अब एक रात को चक को समुद्र में एक शिप दिखता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इतनी दूर तक उसकी आवाज ट्रेवल नहीं कर सकती। जिसके बाद वो टॉर्च लेता है जो उसको उस डेड बॉडी से मिली थी और उसकी मदद से वो शिप को सिग्नल देता है, लेकिन इतनी दूर से इस छोटी सी टॉर्च की रोशनी भी देखना नामुमकिन है। और अगली सुबह चक फैसला करता है कि वो अपनी लाइफ बोट लेकर यहाँ से इस टापू से निकल जाएगा, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि इस टापू पर कोई नहीं है और न ही उसको यहाँ पर कोई ढूंढने आने वाला है। और जब वो अपनी लाइफ बोट को लेकर समुद्र में आगे बढ़ता है तो उसका सामना होता है समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों से, और वो लहरें उसको समुद्र में नहीं जाने देती, उसको वापस पीछे धकेल देती है। जिसके बाद वो फिर से कोशिश करता है, फिर से लहर आती है और वो उसको फिर से वापस धकेल देती है। जिसके बाद एक बहुत बड़ी लहर आती है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बोट पलट जाती है और उसके पैर में भी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और उस घाव से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा है। और चक वापस आइलैंड पर आ जाता है। कुछ दिनों बाद जब एक रात बारिश हो रही है तो चक एक गुफा के अंदर जाकर टॉर्च जलाकर वहीं सो जाता है। और जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि टॉर्च में अब बैटरी नहीं है और अब चक के पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं है और उसे ये भी नहीं पता कि आग कैसे जलाते हैं। जिसके बाद वो फेडेक्स के उन कुरियर के पास जाता है जो तैर कर यहाँ पर आए थे। वो एक एक करके सारे बॉक्सेस खोलता है, लेकिन उन बॉक्सेस में उसके काम की सिर्फ 1-2 ही चीजें होती हैं। उसे जूते मिलते हैं जो आइस स्केटिंग में काम आते हैं, जिसके नीचे ब्लेड लगी होती है। और अब उसके पास मजबूत और एक शार्प चीज है जिसकी मदद से वो नारियल को फाड़ सकता है और मछली पकड़ने के लिए लकड़ी को आगे से शार्प कर सकता है। जिसके बाद वो उस लकड़ी को टेस्ट करता है और एक केकड़े को उससे मार देता है। एंड अगेन वो केकड़ों को कच्चा नहीं खा सकता और इसीलिए अब उसे आग की जरूरत है और वो आग जलाने की बहुत कोशिश करता है। और इस कोशिश में उसके हाथ भी छिल जाते हैं, परंतु उसको कामयाबी नहीं मिलती। उसको बहुत जोर से भूख लगी होती है, इसलिए वो नारियल खाने की कोशिश करता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके दांत में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ खा भी नहीं सकता। हालांकि उसके दांत में दर्द बहुत पहले से था, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से कतराता था। और जब चक नारियल खाने की कोशिश कर रहा है तो उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं 2 लकड़ियों को आगे पीछे रगड़कर आग जलाने की कोशिश करूं। और लकड़ी फिसल जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और चीजों को इधर उधर उठाकर फेंकने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जब वो शांत होकर एक जगह बैठ जाता है तब वो देखता है कि उसके पास एक वॉलीबॉल पड़ी है जिस पर खून लगा है। ये खून और किसी का नहीं बल्कि चक का ही है। जब चक को गुस्सा आ रहा था तो उसने इस बॉल को अपने हाथ से उठाकर फेंका था और अब वो इस वॉलीबॉल पर आंख, नाक और मुंह बना देता है। इस बॉल पर विल्सन लिखा हुआ है तो वो इस बॉल को नाम दे देता है विल्सन। जिसके बाद वो विल्सन को एक लकड़ी के लट्ठे पर रख कर आग जलाने की एक और नाकाम कोशिश करता है और बहुत मुश्किलों के बाद वो आग जलाने में कामयाब हो जाता है।
और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस टापू पर आने के बाद पहली बार उसको खुशी मिली है। और अब चक विल्सन से बातें करने लग जाता है क्योंकि इस टापू पर विल्सन के अलावा उसका और कोई दोस्त नहीं है। और अब हम देखते हैं कि चक को एक चीज बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, जो कि है उसका दांत। और अब रात को जब चक विल्सन से बातें कर रहा है तो वो एक डिसीजन लेता है कि वो अपने इस दांत को निकाल देगा, जिसके बाद चक आइस स्केटिंग शूज की ब्लेड को अपने दांत पर अटका देता है और एक पत्थर से अपने दांत को तोड़ देता है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इस मूवी का ये सीन देखने के बाद आप लोगों को भी अपने दांतों की फिक्र हो जाएगी। ये सीन जिस तरीके से फिल्माया गया है वो लाजवाब है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और अब चक को यहाँ पर इस टापू पर पूरे 4 साल हो चुके हैं। और इन 4 सालों में चक का पूरा हुलिया चेंज हो चुका है। पहले वो मोटा था, अब पतला हो गया है, उसकी दाढ़ी उगाई है बड़ी बड़ी, उसके बाल भी बड़े हैं। और अब चक इस टापू पर पूरी तरह से जीना सीख चुका है, जिसके बाद वो पानी में लकड़ी फेंकता है और उस लकड़ी में मछली अटक जाती है, यानी कि उसको अब मछली पकड़ने का अच्छा खासा तजुर्बा हो चुका है। और वहीं चक और विल्सन की दोस्ती अब बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है। चक विल्सन को सारी बातें बताता है, उससे दिन भर बातें करता रहता है। एक दिन चक बैठकर मछली खा रहा होता है, तभी उसको किनारे से बहुत तेज आवाज आती है और वो दौड़कर उस तरफ जाता है। वहां पर उसको एक प्लास्टिक की सीट मिलती है और वो उस सीट को उठाकर ले आता है और घंटों तक बैठकर उस सीट को घूरता रहता है। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इस सीट की मदद से इस टापू से निकल सकता है। दरअसल इस टापू से निकलने के लिए चक की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी समुद्र की लहरें। जब भी वो इस टापू से निकलने की कोशिश करता, वो लहरें उसको वापस फेंक देती। और सिर्फ इसी वजह से चक पिछले 4 सालों से इस टापू पर फंसा हुआ है। अब वो बड़े बड़े नारियल के पेड़ काटता है, उन्हीं आइस स्केटिंग शूज की मदद से, जिनके नीचे ब्लेड लगी हुई है, और एक लकड़ी की नाव बनाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो एक नाव बना भी लेता है। हालांकि इस नाव को बनाना इतना भी आसान नहीं था, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इसको बनाने में। और वो ये डिसीजन लेता है कि जब हवा का रुख बदलेगा तो वो यहाँ से निकल जाएगा और उसे जो सीट मिली थी समुद्र के किनारे, उसे वो हवा के विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। जैसे पुराने जमाने में जहाजी लोग अपने जहाज को आगे बढ़ाने के लिए लंगर का इस्तेमाल किया करते थे। और अब वो समय आता है जब हवा का रुख बदलता है। चक अपने दोस्त विल्सन को अपने बेड़े पर रखता है और वहां से निकल जाता है। अब उसे बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चक उन सभी लहरों को पार कर जाता है उस प्लास्टिक की सीट की मदद से। वो बहुत खुश होता है, लेकिन अभी भी अनंत समुद्र उसके आगे है। उसे ये भी नहीं पता कि उसको किस तरफ जाना है। और अब चक पीछे मुड़कर उसी टापू को देखता है जिस टापू पर वो पिछले 4 सालों से फंसा हुआ था। और आज उस टापू से निकलने के बाद उसके अंदर एक उम्मीद है कि शायद वो घर पहुंच जाए। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। समुद्र में उसको बारिश का, तूफान का, धूप का, हर चीज का सामना करना था। हालांकि खाने के लिए वो मछली पकड़ लेता और पीने के पानी के लिए वो बारिश का पानी नारियल के अंदर इकट्ठा कर लेता। उसने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे नारियल रखे होते हैं और जब भी बारिश होती है वो उन सभी के अंदर पानी भरकर इकट्ठा कर लेता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी दुर्घटना होती है जो उसको पूरी तरह तोड़कर रख देती है। उसका दोस्त जो विल्सन होता है वो पानी में गिर जाता है और जब तक चक को एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि विल्सन उससे दूर बहकर चला गया है। चक विल्सन को बहुत सारी आवाजें भी लगाता है पर कोई फायदा नहीं। चक को विल्सन दिख जाता है और वो पानी में कूदकर उसको वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो नाकामयाब रहता है। और वापस अपनी नाव में आने के बाद चक विल्सन से माफी मांगता है और बहुत रोता है। और ये सीन इस मूवी का ऐसा सीन है जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा एक निर्जीव वस्तु के गुम हो जाने पर, क्योंकि विल्सन ही वो था जिससे वो पिछले 4 सालों से बातें कर रहा था। और विल्सन इसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो सिर्फ उसके लिए एक वॉलीबॉल नहीं था, वो उसके लिए एक अस्तित्व था जिस पर वो विश्वास करता था, जिससे वो घंटों बातें करता था। और एक यही कारण था कि विल्सन के जाने के बाद चक अब पूरी तरह से टूट चुका था और चक अपना सफर जारी रखता है। और कुछ दिनों के सफर के बाद जब चक पूरी तरह से टूट चुका है, थक चुका है और हार मान चुका है, तब एक कार्गो शिप उसके बगल से गुजर रहा था और वो लोग चक को देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। और अब चक
अपनी जगह अपने घर वापस लौट आया है और वापस आने के बाद वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है। उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों ने, उसके फैमिली मेंबर्स ने ये सोचा था कि चक मर चुका है और वो उसका फ्यूनरल भी कर चुके हैं। और उसकी गर्लफ्रेंड कैली, जिससे चक बहुत प्यार करता था और वो भी उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी अब शादी हो चुकी है और उसकी अब एक बेटी भी है। जिसके बाद वो कैली से मिलने जाता है और कैली उसको देखकर बहुत खुश होती है, उसे गले से लगा लेती है। लेकिन कैली का अब एक परिवार है, इसीलिए वो अब चक के साथ नहीं जा सकती और ये तय करते हैं कि अब इन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। कैली ने चक को एक घड़ी दी थी जो उसके साथ उस आइलैंड पर भी थी और चक उसको वो घड़ी वापस कर देता है। बोलता है कि परिवार की चीजें परिवार में ही रहनी चाहिए। और अब कैली चक से कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे। चक कहता है कि आई एम सॉरी। कैली कहती है मी टू। और जाने से पहले कैली चक को एक किस करती है क्योंकि वो आज भी उससे प्यार करती है। लेकिन वो अब अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती और चक भी नहीं चाहता कि कैली अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ आए। कैली के पास चक की एक गाड़ी भी होती है जिससे चक की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। वो चक को इसे वापस कर देती है और चक उसमें बैठकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चक अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है। वो बहुत दुखी है और कहता है कि मैंने कैली को फिर से खो दिया और बताता है कि मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। मैं पहाड़ की चोटी पर गया और मैंने एक फंदा बनाया और जब मैंने उसको टेस्ट किया वो फेल हो गया। ये क्या मुसीबत थी, मैं मर भी नहीं सकता था। मेरे बस में वहाँ कुछ भी नहीं था और उसी वक्त मुझको एक उम्मीद मिली जिसने मुझे गर्म कंबल की तरह ढक लिया और मैं अपने आप से कहता रहा कि बस मुझे सांस लेते रहना है। और कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं सांस लेता रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह को वापस देख पाऊंगा और आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मेरे हाथ में गिलास है, गिलास में आइस है। अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो वो है कैली। मैं उससे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। भले ही आज वो मेरे साथ ना हो, पर उन 4 सालों में जब मैं अकेला था वो मेरे साथ थी। और अब चक अकेला है और अब हम देखते हैं कि चक के पास एक कोरियर है जिसे वो उस आइलैंड से बचा कर लाया है। जब उसका प्लेन क्रैश हुआ था तब बहुत सारे पैकेट बहकर उसके किनारे पर आ गए थे, पर उसने आज तक इस पैकेज को खोला नहीं था जिसके ऊपर एंजल्स के विंग बने हुए हैं। और उसने ये सोचा था कि अगर वो घर जाएगा तो वो इस कोरियर को जरूर डिलीवर करेगा। और जब वो एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां पर कोई नहीं होता और वो वहां पर एक नोट लिखता है, दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू चक नोलैंड। इसका मतलब ये था कि उसको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो घर वापस जरूर लौटेगा और इस पैकेज को डिलीवर करेगा क्योंकि ये अपने काम में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां से चला जाता है और एक चौराहे पर खड़ा है और कंफ्यूज है कि वो जाए कहाँ। वो मैप देख रहा होता है, तभी यहाँ पर एक लड़की आती है। वह उससे पूछती है कि शायद तुम खो गए हो। चक बोलता है क्या सच में? वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। चक बोलता है कि मैं यही डिसाइड कर रहा था। इसके बाद वो चारों रास्तों के बारे में बताती है कि कौन सा रास्ता किस तरफ जा रहा है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चली जाती है। और हम देखते हैं कि इसके ट्रक पर भी वही एंजल विंग बने हुए हैं जो उस पार्सल पे बने हुए थे। ये भी उसी तरफ जा रही है जहां से अभी चक पार्सल डिलीवर करके आया है। और चक उसके ट्रक को जाता हुआ देखता रहता है और मुस्कुराता रहता है। दरअसल ये वही लड़की है जिसके घर पर चक अभी पार्सल डिलीवर करके आया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।